हेलो एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? हाँ, तो अभी आज हम पढ़ेंगे समास। समास इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो 8वीं कक्षा से लेकर के प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसमें से जरूर एक दो सवाल हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे समास बहुत ही आसान तरीके से, और वो भी एक बार पढ़ते ही आपको आसानी से याद हो जाएगा। इस तरीके से हम पढ़ेंगे समास। तो चलो शुरुआत करते हैं। समास। कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी परिभाषा याद होनी चाहिए। आगे का तभी याद होगा जब हम उसकी परिभाषा जानेंगे, समझेंगे, परिभाषा अपने अच्छे से याद होगी। तो देखो, समास किसे कहते हैं? साथ साथ आप नोट करते जाइए, आसान भाषा में लिखते जाइए। तो परिभाषा यानी समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की अपने बीच के विभक्ति चिन्हों का लोप करके एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें समास कहा जाता है। ये हो गया। जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति चिन्हों का लोप करके यानी उन्हें गायब करके एक छोटा रूप, एक छोटा शब्द बनाते हैं, उसे समास कहा जाता है। अर्थात इसकी शॉर्ट में एक परिभाषा और लिखो। एरो का चिन्ह लगा के एक नई परिभाषा डाल लो, आसान भाषा। दो या दो से अधिक शब्दों से बना एक सार्थक शब्द समास कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक शब्दों से बना एक सार्थक शब्द, सार्थक शब्द का मतलब जिसका कोई अर्थ हो, ऐसा शब्द समास शब्द कहलाता है। अब समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, यानी किसी भी दो या दो से अधिक शब्दों को एक शॉर्ट रूप में लिखना, संक्षिप्त में लिखना। यानी देखो, आप हेडिंग डालो। चलो यहाँ लिख देता हूं, समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त रूप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त रूप, यानी छोटा। हाँ, तो समास की परिभाषा हो गई, यानी दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच के विभक्ति चिन्हों का लोप करके यानी उन्हें गायब करके एक छोटा शब्द बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। और ये भी लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना एक सार्थक शब्द समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ पूछे तो
संक्षिप्त रूप यानी छोटा रूप। किन्हीं दो या दो से अधिक शब्दों को एक छोटे शब्द के रूप में लिखना समास कहलाता है। अब हमें पढ़ने समास के भेद। हाँ, तो समास के कितने भेद होते हैं? समास के भेद होते हैं 6। तो मैं आपको नाम बता दूं, जैसे द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययभाव समास। यानी ये 6 भेद होते हैं। 6 को हम आसान तरीके से अलग अलग पढ़ेंगे। तो आप देखिए समास के भेद, 6 भेद लिखेंगे समास के। एक होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है द्विगु समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास, चौथा होता है बहुव्रीहि समास और पांचवा होता है कर्मधारय समास और छठा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास और अव्ययभाव समास। अब इन 6 समासों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो इन 6 समास के जो भेद होते हैं इनकी परिभाषा अलग अलग होती है। आसान तरीके से हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले साथ साथ में उतारते जाइए, नोट्स तैयार करिए। पर सबसे पहले आप परिभाषा लिख लो, उसके बाद में शाब्दिक अर्थ लिख लो, फिर प्रकार लिख लो, और फिर अलग अलग एक एक की हमें परिभाषाएं और उनके उदाहरण से याद करेंगे। तो उतार लीजिए एक बार, आपको टाइम दे रहे। हाँ, तो 1 नंबर पहला तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? वे समास जिनमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। विभक्ति चिन्ह तो आप जानते ही हो, जैसे कारक पढ़ते हैं तो कारक के जितने भी आगे होते हैं विभक्ति चिन्ह, जैसे ने, में, पर, के लिए, से, द्वारा, ये सारे उसमें काके की, रा रे री, ना ने नी, ये सारे उसमें शामिल होते हैं। तो ये जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, तत्पुरुष समास की यही पहचान है कि किसी भी शब्द का हम समास विग्रह करेंगे तो विभक्ति चिन्ह सामने आ जाते हैं और उसको समास रूप में लिखेंगे, यानी उसका समास विग्रह जो होता है उसको एक समास शब्द में संक्षिप्त में लिखेंगे तो विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है और एक छोटा शब्द सामने आ जाता है। तो लिखो इसकी परिभाषा। तो देखो, समास, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है तथा इसका समास विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह सामने आ जाता है। तो हमने तत्पुरुष समास में क्या पढ़ा कि जिस समास में, यानी वे समास जिसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है
और उस समास शब्द का हम समास विग्रह करेंगे तो उसमें विभक्ति चिन्ह सामने आ जाते हैं। जैसे हम उदाहरण पढ़ेंगे तो बहुत से उदाहरण है, जैसे जेब कतरा, ये एक शब्द है जेब कतरा। इसमें कोई भी विभक्ति चिन्ह हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमने यही पढ़ा था कि समास शब्द लिखेंगे तो उसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है और समास विग्रह करेंगे तो विभक्ति चिन्ह सामने आ जाते हैं। अब ये जो शब्द हमने देखा है जेब कतरा, इसमें अभी कोई भी विभक्ति चिन्ह दिखाई हमें नहीं दे रहा है और इसका हम समास विग्रह करेंगे तो विभक्ति चिन्ह सामने आ जाएंगे। जैसे जेब कतरा का समास विग्रह क्या होगा, जेब को कतरने वाला। अब यहाँ पे क्या विभक्ति चिन्ह सामने आया, देखो सबसे पहले हम इसका समास विग्रह करते हैं, जेब को कतरने वाला। तो यहाँ पे कौन सा विभक्ति चिन्ह सामने आया, को यहाँ पे विभक्ति चिन्ह सामने आ गया, तो तत्पुरुष समास की यह पहचान हो गई। और उदाहरण देखें, जैसे गौशाला, सेवानिवृत्त है, रेल यात्रा है। तो गौशाला है, इसमें विभक्ति नहीं है, समास वगैरह करेंगे तो विभक्ति सामने आ जाएंगी। जैसे गायों के लिए शाला, भाई गौशाला वही तो होती है जहां हम गाय रखते हैं, अरे गाय रखते हैं वो गौशाला होती है। तो उसको हम समास शब्द तो हो गया गौशाला, लेकिन इसका समास विग्रह करेंगे तो विभक्ति चिन्ह सामने आएगा, गायों के लिए शाला। तो ये जो अपना विभक्ति चिन्ह के लिए इसमें आ गया। सेवानिवृत्त है, रिटायरमेंट जानो ने, हाँ इंग्लिश ज्यादा जानो थे, मतलब आजकल के है कि कई शब्द इसे होगा आप इंग्लिश का यूज करा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, चाहे मन को अपना हिंदी में अर्थ ना बेरो है ना, यही तो सीख रहे हो। सेवानिवृत्त है, सेवानिवृत्त होता है रिटायरमेंट, यानी कोई अपनी सेवा से निवृत्त होता है। तो इस समास का समास विग्रह करेंगे तो ये बन जाएगा सेवा से निवृत्त, यानी अपनी सेवा को छोड़ना, यानी अपनी सेवा से हटना। तो ये से इसमें विभक्ति चिन्ह आ गया। एक हमने लिखा रेल यात्रा, कि मैंने रेल यात्रा की, तो ये तो समास शब्द हो गया, इसका समास विग्रह करेंगे। प्रदीप ये करना एक बार थोड़ा स्क्रीन, हाँ ठीक है ठीक, माइक चेक करना, उसमें सिस्टम से वो माइक शायद हट रहा है, आवाज आवाज में थोड़ी मिस्टेक। हाँ ठीक, अभी ठीक, ठीक है हाँ। तो रेल यात्रा, हम कहते हैं कि मैंने रेल यात्रा की। अब रेल यात्रा तो की, मैं को समास विग्रह करा मैं शब्द को रेल यात्रा को, तो क्यों हो रेल द्वारा यात्रा, रेल द्वारा यात्रा हो जाएगी। कौन सा आ गया समास शब्द, विभक्ति शब्द कौन सा आ गया इसमें, द्वारा। तो और भी बहुत से उदाहरण आपको लिखवा देंगे, समझ में एक बार आप आ गया। ये देखो कि आपको जो तत्पुरुष समास है इसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। तत्पुरुष समास की परिभाषा, कि वे समास शब्द जिसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, समास विग्रह करने पर एक विभक्ति चिन्ह सामने आ जाता है। और इसकी उदाहरण में पढ़ लिए, जैसे ऐसे शब्द होंगे जिसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होगा, जैसे हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें विभक्ति चिन्ह सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब चलो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में अपने नोट्स में उतार लेना है, साथ साथ में लिखोगे तो टाइम लगेगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो आपको थोड़ा टाइम दे रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो 2 नंबर पे समास देखो, द्विगु समास। द्विगु समास, इसकी क्या परिभाषा होती है,
इसमें पहला पद होता है ना, वो प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाची होता है। यानी इसकी सबसे अच्छी पहचान यही है कि पद का मतलब हमने क्या पढ़ा कि समास, प्रत्येक समास में दो शब्द होते हैं, दो पद होते हैं, यानी दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है वही एक समास शब्द होता है। तो पद को हम शब्द भी कह सकते हैं, यानी दो शब्दों के मेल या फिर दो पदों के मेल। तो प्रत्येक समास शब्द में दो पद होते हैं। पहला पद इसमें क्या होगा, संख्यावाच्य होगा। उसमें क्या था, जैसे हमने उदाहरण पढ़े, रेल यात्रा, जेब कतरा, गौशाला, सेवानिवृत्त, उसमें पहला पद सेवा, गो, जेब, ये शब्द थे, रेल। तो उसमें कोई भी पहला पद संख्यावाची नहीं था। इसमें प्रत्येक पहला पद क्या होगा, संख्यावाच्य होगा। ये इसकी पहचान होगी। तो इसकी लिखो, परिभाषा लिखो। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है तथा इसका समास विग्रह करने पर एक समूह का बोध होता है। चलो, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची समझते हो ना, जैसे कोई गिनती का शब्द आ जाएगा, 1 से लेके 100 तक या उससे भी ज्यादा, कोई भी गिनती, वो नाम हम पढ़ेंगे तो हमें गिनती का आभास हो, यानी हमने कोई संख्या बोली हो, ऐसे। तो पहला पद इसमें संख्यावाची होगा। और इसकी एक खासियत ये है कि इस समास शब्द का हमें समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, एक समूह का बोध होगा। जैसे कोई समूह पढ़ रहे हैं, ऐसे एक समूह का बोध होगा। तो हम उदाहरण पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ये परिभाषा हो गई। जैसे जैसे एक शब्द है इकतारा, और लिख रहा हूं मैं द्विशाखा, त्रिमूर्ति, चतुर्भुज, पंचवटी। चलो एक बार इतने समझ लेते हैं, और उदाहरण भी इसके काफी है, उदाहरण लिखेंगे। एक तारा, इसमें दो पद कौन कौन से हो गए, पहला तो हो गया इक और दूसरा हो गया तारा, दो पद है इसमें। तो पहला पद क्या है इसमें, इक। तो इक जो शब्द है वो क्या है, यहाँ पे संख्यावाची है। इक का मतलब क्या होता है, एक। इक का मतलब होता है एक, तो संख्यावाची हो गया। और दूसरा शब्द है तार, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा, एक तार से बना हुआ। दूसरा द्विशाखा, इसमें भी दो पद हैं, पहला द्वि और दूसरा शाखा। तो पहला पद क्या हो गया, संख्यावाच्य हो गया, यानी द्वि। द्वि का मतलब दो, तो द्विशाखा यानी दो शाखाओं का समूह है। हो गया ना, समास वगैरह करते ही एक समूह का बोध हो रहा है। द्विशाखा पहला पद हो गया द्वि, और दूसरा इसमें समास विग्रह करेंगे तो दो शाखाओं का समूह है, एक समूह का बोध हो रहा है। उसी प्रकार त्रिमूर्ति, इसमें पहला पद क्या है, त्रि, और दूसरा पद है मूर्ति। तो त्रि का मतलब तीन, संख्यावाचक है पहला पद। और यही हमने द्विगु समास में पढ़ा था। और समास विग्रह करेंगे तो एक समूह का बोध होना ही, क्योंकि द्विगु समास की पहचान यही होती है, एक समूह का बोध इसमें होता है। तो त्रिमूर्ति यानी तीन मूर्तियों का समूह है। समझ में आ रहा है क्या?
हाँ कमेंट में बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वीडियो जब अभी जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं, अरे ये कमेंट इसमें नोटिफिकेशन बंद करो, ऊपर से स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ रही है। हाँ वीडियो में थोड़ा समस्या आ जाएगी। हाँ ठीक है। हाँ तो जो अभी लाइव जुड़े हुए नहीं है, बाद में ये वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे, इसमें क्या करना है, कमेंट में बताना है ताकि आगे जो वीडियो डालें उसमें इस चीज में सुधार करें, ठीक है ना। देखो जैसे अभी हमने तत्पुरुष समास पढ़ा है, द्विगु समास पढ़ा है, और जो आगे टॉपिक डालेंगे तो इस वीडियो में आप कमेंट में हाँ बताना कि इसमें ये जो आपको समझ में नहीं आ रहा, ताकि आगे जो वीडियो डालें उसमें उस चीज में सुधार करके दोबारा से डालें, है ना। हाँ ठीक है। तो देखो चतुर्भुज, वही दो पद वाली बात, इसमें चतुर पहला पद है चतुर और दूसरा है भुज, यानी इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, चार भुजाओं का समूह है। समूह का बोध हो रहा है, ठीक है। पंचवटी, पंच यानी पांच, पांच वटियों का समूह है, पांच वटियों का समूह है। वटी जानोगे, वटी क्या होता है, वटिका यानी बगीचा, वाटिका बाग बगीचा, वटी उसी का नाम है। तो पंचवटी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पेड़ पौधे फूल बेल लताएं वो हो, उन्हें वटी बोलते हैं, वाटिका बोलते हैं। तो ये था अपना द्विगु समास। कुछ में कुछ और भी उदाहरण है जो आपको बाद में या तो पीडीएफ में मिल जाएगा, या फिर दोबारा से टॉपिक उसमें रिवीजन करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा और बढ़ा, जैसे आप नोट कर लेना, कर ले, और उसमें समास विग्रह आप खुद कर लेना। जैसे मैं लिख रहा हूँ सप्त ऋषि, सात ऋषियों का समूह है। नवरंग, नौ रंगों का समूह है। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह है। षटकोण, छह कोणों का समूह है। ये बीच में आप ऐड कर लो, ताकि जितने ज्यादा उदाहरण आप पढ़ो उतना ही ज्यादा आपको समझ में आ जाए। तो तत्पुरुष समास हो गया, द्विगु समास हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपने नोट्स में उतार लेना। हम्म। हाँ तो तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अब 3 नंबर पे पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, देखो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। द्विगु समास में क्या था, पहला पद संख्यावाची होता है और समास विग्रह करने पर एक समूह का बोध होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यानी इसमें दो पद होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, एक विशेषता तो ये। और इसमें दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह जिसे हम डैश बोलते हैं, योजक चिन्ह बीच में जो दो शब्दों में लगता है। और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि योजक चिन्ह के स्थान पर जब हम उस समास शब्द का, यानी द्वंद्व समास में हम समास शब्द का समास विग्रह करेंगे तो योजक चिन्ह हट जाएगा, योजक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, और अथवा या आदि शब्द आ जाएंगे। जैसे आगे पढ़ेंगे उदाहरण देंगे तो समझ में आ जाएगा, पहले इसकी परिभाषा लिखो। हाँ इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह, चलो कॉमा ब्रैकेट में डाल देते हैं, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है और
इसका समास विग्रह करने पर योजक चिन्ह के स्थान पर तथा इसका समास विग्रह करने पर योजक चिन्ह के स्थान पर या और अथवा आदि शब्द आ जाते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है, लेकिन इसका समास विग्रह करेंगे तो योजक चिन्ह तो हट जाएगा और योजक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, या, अथवा या फिर और आदि शब्द आ जाएंगे। उदाहरण देखो, जैसे माता पिता, भाई भाई, राधा कृष्ण, पाप पुण्य, जलवायु आदि बहुत से होते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए हम पढ़ रहे हैं जैसे माता पिता, भाई बहन, राधा कृष्ण, पाप पुण्य, जलवायु, ऐसे शब्द। तो इन सभी के बीच में आपको योजक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसका समास विग्रह करेंगे तो योजक चिन्ह के स्थान पे क्या हो जाएगा, अथवा, और, या आदि शब्द आ जाएंगे। जैसे माता पिता, समास विग्रह करो, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, जलवायु, जल और वायु, शीतोष्ण। हाँ, ध्यान से सुनो, कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिनमें योजक चिन्ह नहीं होगा, योजक चिन्ह नहीं भी होगा, लेकिन हमें देखना है कि दो अलग अलग है, तो उनके बीच में समास विग्रह करेंगे तब हमें पता चल जाएगा। जैसे शीतोष्ण है तो इसका क्या हो जाएगा, शीत और उष्ण, यानी ठंडा और गर्म। तो ऐसे शब्द होंगे जिनके बीच में योजक चिन्ह होगा। लगभग तो यही मिलेगा कि योजक चिन्ह हो, लेकिन कुछ ऐसा शब्द भी दे दे जैसे शीतोष्ण है, जलवायु है, इनमें योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी समास विग्रह करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण। जैसे माता और पिता, भाई और बहन, राधा और कृष्ण, पाप या पुण्य, जल और वायु, शीत अथवा उष्ण, ऐसे शब्द होंगे तो उसमें क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, चलो उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो देखिए, तीन समास के भेद हमने पढ़ लिए, जैसे तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व। मैंने ये पहले लिख दी बहुव्रीहि समास की परिभाषा और उदाहरण, ताकि वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसमें मैंने पहले साथ में लिख दिए, अब आपको मैं समझा दूंगा। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसमें दोनों ही पद प्रधान न होकर गौण होते हैं, यानी इसमें न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, गौण होते हैं दोनों पद, और इसमें कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है। समझ आया? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, समास विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह सामने आते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, समास विग्रह करने पर
एक समूह का बोध होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह हटकर समास विग्रह करते हैं तो बीच में और अथवा या लग जाते हैं। लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, ये है अजीब बात। और कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है, जैसे एक दंत, एक है दांत जिसके गणेश जी, यानी एक दंत में दो पद है, एक और दंत दोनों ही पद प्रधान नहीं है, और बीच में कोई तीसरा पद निकल के आ रहा है, कौन? गणेश जी, क्योंकि एक दंत किसे कहा जाता है? गणेश जी को कहा जाता है, जिसके एक दांत है। तीसरा पद प्रधान होता है ना, तीसरा पद निकल के आया तो बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, इसमें भी दो पद है, नील और कंठ, लेकिन दोनों ही पद प्रधान नहीं है। नीलकंठ किसे कहा जाता है? नीला है कंठ जिसका, मोर या फिर शिव, तो इसमें भी कोई अन्य पद प्रधान है। उसी प्रकार दशानन, इसमें दो पद हैं, एक तो दस, एक आनन। आनन होता है मुख, तो यानी 10 है आनंद जिसके, आनंद का मतलब मुख, 10 मुख किसके होते हैं? तो एक अन्य पद निकल के आया बीच में, रावण। तो ये बहुब्रीहि समास की पहचान है, होती है। आगे देखो त्रिनेत्र, त्रि और नेत्र, लेकिन किसे कहा जाता है? तीन है नेत्र जिसके, शिव। भगवान शिव के तीन नेत्र होते हैं, तो त्रिनेत्र, यानी तीसरा पद निकल के आ रहा है। चतुर्भुज, मैंने पीछे शायद द्विगु समास में जो संख्यावाची पद बताए थे उसमें चतुर्भुज उदाहरण लिखवा दिया होगा, वो उसमें शामिल नहीं है। चतुर्भुज यानी चार हैं भुजाएं जिसके, चार भुजाएं किसकी होती है? विष्णु जी की होती है, तो इसमें विष्णु जी कोई अन्य पद निकल के आ गया, विष्णु। उसी प्रकार गिरि और धर, गिरिधर, दो पद है लेकिन दोनों ही पद प्रधान नहीं है, कोई अन्य पद प्रधान है। गिरि को धारण करने वाला, गिरि क्या होता है? पर्वत। पर्वत को धारण करने वाला कौन था? अपने श्री कृष्ण, याद है ना, अंगुली पे अपना पहाड़ उठा दिया था। हाँ, तो इसमें मुख्य बात ये याद रखनी कि बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान है, होता है। हाँ, आवाज में कोई समस्या? हाँ ठीक है। घनश्याम, घन और श्याम, कौन होता है? घन के समान श्याम है जो, घन बादल होता है, श्याम काला होता है, यानी बादलों के जैसा काला। कौन, किसे कहा जाता है? कान्हा जी को भी कहा जाता है, अपने श्री कृष्ण। तीसरा पद आ रहा है सभी में निकल के, पीतांबर। पीतांबर, पीत प्लस अंबर, यानी पीत का मतलब होता है पीला, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, यानी पीले हैं अंबर जिसके। पीले अंबर किसके होते हैं? कौन पहनते हैं पीले कपड़े? विष्णु पहने। हाँ, तो अब विष्णु जी तीसरा पद निकल के आए नया। उसी प्रकार लंबोदर, इसमें भी दो पद है, लंबा उदर। उदर होता है पेट, यानी लंबा है उदर जिसका, लंबा पेट किसका होता है? गणेश जी का होता है। और गणेश जी कोई तो है, लाडू है ज्यादा। हाँ, ब्याह शादी में कहीं कहीं ब्याह है, कोई बुलावे तो उड़े जाके घना लाडू खाए, कोई न बुलावे तो नाराज हो जाए, फिर बुलाना पड़े, फिर जा, फिर लाडू खा। इसीलिए इसे मोदक प्रिय भी कहा जाता है, जिसे मोदक ज्यादा प्रिय होते हैं, लड्डू, है ना। तो इसमें तीसरा पद प्रधान होगा सभी में। लेकिन हाँ, एक बात जो आपको विशेष रूप से याद रखनी है, कुछ शब्द बहुब्रीहि समास में ऐसे आए हैं जिनका पहला पद क्या है? संख्यावाची है। तो कंफ्यूज मत होना है, ये नहीं सोचना है कि पहला पद संख्यावाची होती है उसमें द्विगु समास होगा, नहीं। पहला पद संख्यावाची होगा और एक समूह का बोध होगा तो द्विगु समास। लेकिन पहला पद संख्यावाची है, एक दंत में एक संख्यावाची है, त्रिनेत्र में त्रिसंख्यावाची है, चतुर्भुज में चतुर संख्यावाची है। लेकिन इसमें पहचान क्या होती है कि कोई तीसरा या अन्य पद निकल कर सामने आएगा तभी बहुब्रीहि समास होगा। और यदि पहला पद संख्यावाची हो और समास विग्रह करने पर कोई समूह का बोध हो तो द्विगु समास होगा। ध्यान से सुनो, पहला पद बहुब्रीहि समास में भी कई जगह आएंगे ऐसे शब्द जिसमें पहला पद संख्यावाची होगा, जैसे एक दंत, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, चतुर्मुखी जिसके चार मुख है, ब्रह्मा जी, है ना। तो पहला पद संख्यावाची हो और तीसरा पद कोई निकल के आ रहा हो, यानी नाम पढ़ते ही मेरे को तीसरा याद आए, जैसे नीलकंठ कहते ही
हाँ शिव जी है। लंबोदर कहते कि हाँ गणेश जी है। एकदंत कहते कि अपने गणेश जी है। गिरिधर अपने कृष्ण जी है। माखन चोर कहते कि मक्खन को चुराने वाला श्री कृष्ण। तो ऐसे जो तीसरा पद निकल के आए वो कौन से समास में होता है? बहुब्रीहि समास में होता है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी में उतार लेना बाद में नोट्स में। हाँ तो तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब हमने लिखा है क्रमधारय समास। क्रमधारय समास में क्या होता है? ये सबसे अलग है, इसमें कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं है। इसमें जो दोनों पद होते हैं, इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। समझ आ गया भाई? प्रत्येक समास शब्द में दो पद होते हैं। क्रमधारय समास की क्या पहचान है कि पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेष्य क्या होता है भाई? जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा। देखो इस समास में पहला पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे नील गाय, इसमें दो पद है नील और गाय। तो यहाँ पे पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है, यानी नील विशेषण शब्द है और गाय की यहाँ पे क्या बताई जा रही है? विशेषता। तो ये विशेष्य हो गया, यानी नीली है जो गाय। समझ में आ गया? नील गाय, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है कि नीली है जो गाय। नील कमल, नील और कमल, तो पहला पद यहाँ पे दूसरे पद की विशेषता बताएगा, अर्थात नील शब्द यहाँ पे कमल शब्द की विशेषता बताएगा। तो नीला है जो कमल। महर्षि, महान है जो ऋषि, यानी पहला पद महान और ऋषि, ऋषि की यहाँ पे विशेषता बताया जा रही है कि महान है जो ऋषि। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यानी जो पुरुषों में जो उत्तम हो उसे क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम कहा जाता है। कि पुरुष है जो उत्तम, यानी वैसे तो सभी पुरुष है लेकिन पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है? कि जो पुरुष है सभी पुरुषों में क्या हो? उत्तम हो, तो पुरुष है जो उत्तम। मयूर चाल, इसमें दो पद है मयूर और चाल। तो पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, यानी मयूर जैसी चाल। यहाँ पे पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहे हैं। मृग नयन, मृग होता है हिरण, नयन होती है आंखें। तो मृग नयन यानी मृग की जैसी आंखें, यानी हिरण जैसी आंखें, मृग जैसे नयन। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, क्योंकि हमने ये परिभाषा में पढ़ा है कि पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। चंद्रमुख यानी चांद जैसा मुख। सीधा सा क्रमधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। हमें ये याद रख लेना है बस, इसमें कोई वो याद नहीं रखना है कि पहला पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है, अन्य पद प्रधान है, नहीं। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। अगर ये भी याद न रहे तो ये याद रख लेना कि क्रमधारय समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। ठीक है, तो ये आप उतार लो। एक समास हमारा और रह गया अव्ययभाव समास। वो बहुत छोटा भी है, आसान भी है, इन सब से अलग भी है, याद हो जाएगा। वैसे समझ में तो आ रहा है? हाँ ठीक है, लेकिन वीडियो देख के सीधा वो नहीं, स्किप नहीं करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। हाँ लेकिन कमेंट जरूर करना है ताकि आगे जो वीडियो डालें उसमें थोड़ा सुधार करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर और आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नुकसान नहीं होगा, और हमें यहाँ पे पढ़ाने में और अच्छा लगेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जल्दी से उतारो, उसके बाद में अव्ययभाव समास और करते हैं, उसके बाद में कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। हाँ तो चलिए, 5 समास के उदाहरण हो गए, उसके बाद में लास्ट सबसे आसान है, सबसे अलग है और सबसे छोटा भी है, अव्ययभाव समास। इसमें पहला पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है? जो लिंग, कारक, वचन आदि के अनुसार बदलते नहीं है, ऐसे शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं, यानी उपसर्ग टाइप शब्द।
जिनका अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी भी शब्द के साथ जुड़कर उस शब्द में वो पूर्ण परिवर्तन कर देते हैं। और जो अव्यय शब्द होते हैं वो स्वयं खुद अव्यय शब्द किसी भी प्रकार से लिंग है, वचन है, काल है, कारक है आदि के अनुसार कभी बदलते नहीं। तो अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है या पहला पद अव्यय होता है। मुख्य बात ये है, अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। और कुछ जगह पर यानी कई जगह पर दो एक ही शब्द है उसकी पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति का मतलब एक ही शब्द दो बार आ रहा लगातार। ऐसे शब्द भी अगर आपको कहीं मिले तो उनके बीच में योजक चिन्ह जरूर मिलेगा। तो आप ये मत सोचना कि योजक चिन्ह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में क्या था, दोनों पद प्रधान थे। ये कुछ समझ में नहीं है तो आप वीडियो को स्किप रिवर्स करके बैक करके आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि कुछ कंफ्यूज के क्वेश्चन होते हैं। तो इस समास में भी कुछ जगह योजक चिन्ह आएगा, लेकिन वहां शब्द क्या होंगे, समान, एक ही शब्द होगा, उसकी पुनरावृत्ति होगी। लेकिन द्वंद्व समास में योजक चिन्ह था लेकिन दोनों शब्द अलग अलग थे, जैसे माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी, राधा कृष्ण, ऊंच नीच, जलवायु, है ना, उनके बीच में योजक चिन्ह था। तो यहाँ कुछ शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होगा, लेकिन वो शब्द क्या होंगे, वो शब्द समान होंगे, घर घर, हाथों हाथ, रातों रात, बीचों बीच, साफ साफ, ऐसे। तो देखो अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होगा, पहला पद प्रधान होगा। और कई जगह पर एक ही शब्द। हमारे राज प्रो स्टडी परिवार में जुड़े रहिए। राज प्रो स्टडी परिवार में आपका फिर एक बार स्वागत है। इससे जुड़ने के लिए धन्यवाद। शब्द की पुनरावृत्ति होगी तो ऐसे शब्द भी किस समास में आएंगे, अव्ययभाव समास में आएंगे। जैसे देखो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। हाँ तो मैंने ये रोक दिया था ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो यथाशीघ्र यानी जितना शीघ्र हो, इसमें अव्यय क्या है, यथाशक्ति में ये था अव्यय, यथाशीघ्र में ये था अव्यय है, प्रतिदिन में प्रति अव्यय, घर घर। अब मैंने पहले बताया था ना यहाँ कि कुछ जगह पर ऐसे शब्द है जिनकी पुनरावृत्ति होती है, यानी एक ही शब्द और उनकी पुनरावृत्ति होगी, तो वहां भी अव्ययभाव समास होगा। जैसे घर घर, हाथों हाथ, रातों रात, बीचों बीच, साफ साफ। इनका समास विग्रह क्या होगा, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, घर घर यानी प्रत्येक घर यानी हर घर, हाथों हाथ, ये काम हम कहते हैं ना, ये काम हाथों हाथ हो गया यानी हाथ ही हाथ में, रातों रात यानी रात ही रात में, बीचों बीच यानी ठीक बीच में, साफ साफ यानी बिल्कुल साफ, कि मैं साफ साफ मना कर देता हूँ यानी बिल्कुल साफ मना करता हूँ। कुछ और जैसे भरपेट है, भरपेट, इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा, पेट भरकर। हाँ तो दोस्तों पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट समास है अव्ययभाव। हाँ तो देखो वीडियो में हमने समास पढ़ा, बहुत आसान तरीके से समास पढ़ा, बहुत ही शॉर्ट में भी, वीडियो लंबी ना जाए इसलिए बीच बीच में रोक के मैंने ये पहले लिख दिया। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि समास में कोई समस्या है तो वो कमेंट में करना, ताकि आगे ये जो वीडियो डालें उसमें कुछ नया सुधार करके जोड़ें। और ऐसे ही हम प्रत्येक हिंदी के टॉपिक आसान तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन आपकी फुल सपोर्ट से ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।